हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था टाइम यूज सर्वे से रिलेटेड टॉपिक। अब बात करते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ के बारे में देखिए दोस्तों, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 2016 या 17 के आसपास, ठीक है। और तब ये मुद्दा आई थिंक G7 की समिट में या G7 की समिट में उठा था, ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ। अब ये जॉबलेस ग्रोथ का फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोलता है ये कंसेप्ट? ये एक फिनोमेना है जहां पर जीडीपी एक कंट्री की, एक इकोनॉमी की हमें बढ़ती हुई दिखती है लगातार। जीडीपी ग्रोथ उस इकोनॉमी की, उस कंट्री की लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन जब जीडीपी बढ़ रही है तो साला हमारे सामने एक सिचुएशन ये है कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है देश के अंदर। ज्यादातर लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। यार अगर जीडीपी बढ़ रही है तो जनसंख्या को फायदा तो होना चाहिए। जीडीपी बिना जनता की कैसे बढ़ती चली जा रही है? सोचने वाली बात है ना। अगर एक एक इंसान का, आप तो कहोगे, आप तो हमेशा लेक्चर में बताते रहते हो कि हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, उसका हाथ लगाना देश के इंजन में एक फ्यूल और पेट्रोल और डीजल डालने का काम करता है। तो इसका मतलब अगर अगर उसका हाथ फ्यूल पेट्रोल डीजल डालने का काम करता है देश के इंजन के अंदर, तो यानी कि वो पर्सन रोजगार, मतलब उसके पास रोजगार है, वो एम्प्लॉयड है वो पर्सन। लेकिन यहां पर जीडीपी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, ये जीडीपी है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों की देश के अंदर, वो कम होती चली जा रही है। दैट इज जीडीपी ग्रोथ हैपेंस टू बी फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। तो ये कैसे हो सकता है? इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो दिखी इकोनॉमी के अंदर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, लेकिन वो ग्रोथ किसी काम की नहीं थी, क्योंकि जनता के लिए वो कोई भी जॉब जनरेट नहीं कर पाई। जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो काफी लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, वो लिख नहीं पाए थे इस क्वेश्चन को। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस की जरूरत थी, और इकोनॉमिक सर्वे आपकी काफ़ी मदद कर सकता था उस टाइम पर इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। और अगला ही टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर, जो ये भी है ना, सेम उसी पेपर के अंदर फिर एक दो क्वेश्चन छोड़ के ये भी आया था, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये आ गए हैं तो इस बुक के अंदर अभी डाल दिया गया है। ये एक टाइम पर जब डिस्कस होते थे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर या गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर या इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, तब ये करंट लोगों को लगता था। लेकिन अब ये होते होते जब ये सच्चाई बन गया है, वास्तविकता बन गया बहुत सारी इकोनॉमी की, तो अभी स्टैटिक का पार्ट बन चुका है। और ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मोड पर देखने को मिलेंगे। पेपर 2 और पेपर 3 के क्वेश्चंस की थीम्स ना जनरली पिछले एक डिकेड से ऑलमोस्ट सेम रहती है हर एक साल के अंदर, बस टोन बदल जाती है, लेकिन नॉलेज वो वही रहती है, ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ जो है, इसकी वजह से ना एक लंबे समय के लिए बेरोजगारी हमें इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है। इवन वेन, जब सिचुएशन ऐसी लग रही है कि लालच देखो क्या है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन रोजगार जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, जब जीडीपी ग्रोथ लग रहा है कि 2015 से लेकर 22 तक इतने % बढ़ गई, लेकिन उसी टाइम में जॉबलेस ग्रोथ का फंडा हमें ये दिखाएगा, ये फिनोमेना ये दिखाएगा, जीडीपी ग्रोथ अगर 7% बढ़ गई तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो 7% गिर गई, या कितने भी % गिर गई, मतलब बढ़ी नहीं उसके साथ। कुल मिलाकर बात ये बढ़नी चाहिए, बल्कि तो इट अकर्स। क्यों होता है ऐसा? टेक्नोलॉजी का यूज करते करते जो इकोनॉमीज हैं वो ग्रोथ तो ज्यादा अटेन कर लेती हैं। यानी कि एक बात बताओ ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसा कि हम बात करते हैं, जैसा कि अभी मैं ऊपर एक आर्गुमेंट आपको पेश कर रहा था कि अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है, और मैं आपसे बोल रहा था हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन इस देश के इकोनॉमिक इंजन को चलाने के लिए एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते 21st सेंचुरी की, जिस जमाने के अंदर जो 2000 मतलब साल 2000 के बाद जो जमाना आया है, उसके अंदर मैन पावर को साइडलाइन करते हुए टेक्नोलॉजिकल पावर पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है। यानी कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर अब कैपिटल गुड्स को लाने की बात चल रही है, टेक्नोलॉजीज को लाने की बात चल रही है। और ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर देखा था, जब मैंने रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एंगल दिया था आपको एक पर्टिकुलर जगह पर। तो जब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जब ग्रेटर यूज में आ जाए, याद है वो वाला एग्जांपल मेरा अर्पित, पार्ले जी की बिस्किट की फैक्ट्री वाला, कितने सारे वर्करों को क्यों, मतलब वो बांटना एक मशीन ही रख लो, जितनी उतनी सैलरी जा रही है इनकी, उतनी किस्तें चली जाएंगी। जब टेक्नोलॉजी जो है
वो ज्यादा बढ़ जाए एज कंपेयर टू द मैन पावर, यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर शाइनी जब कुछ देश का ऐसा हो जाए कि देयर आर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव गुड्स, यानी कि वो गुड्स बने लेकिन उनको इंसान जो अभी तक बनाते थे अब उनको ना बनाकर कंपनी वालों ने मशीन से बनाया उन गुड्स को, समझ गए? जैसे मान लो कि शादी एक या एक कोई फंक्शन लगा हुआ है कहीं पर, और वहां पर हम बात कर रहे थे यार पे जैसे रोटी बनाने वाला है जैसे, ठीक है, तो हमने सोचा बंदे रखेंगे यार इनको 5-10 हज़ार रुपए दिहाड़ी वगैरह देनी पड़ेगी, एक मशीन ले लो और हमारा काम केटरिंग का है, हमेशा के लिए मशीन हो जाएगी, बंदों की समस्या खत्म, एक बंदा मशीन को चलाएगा, उसको बता दो, वो आटा वाटा मार के रख देगा, अपने आप ही रोटी गर्म होकर सप्रेस होकर एक पर्टिकुलर शेप में आकर ये मशीन सारा काम कर देगी। तो 10 लोगों की मेहनत बचेगी कि एक बंदा तंदूर में डाल रहा है, फिर एक आटा मढ़ता है, फिर एक उस पर घी लगाता है, बटर लगाता है, तो 3 लोगों के 5-5 हज़ार, तो 15 हज़ार जा रहे थे, उससे बढ़िया तो इस पर इन्वेस्टमेंट कर दो, उतने की तो महीने की किस्त चली जाएंगी इसकी 15 हज़ार रुपए, जितना एक बार एक दिन का एक रात का इनको देना पड़ जाता है। राइट अर्पित? शाइनी राइट? ठीक है, तो हमें होता कैसे शाइनी, डिजायर्ड लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ तो मिल जाती है इतनी जितनी हमें चाहिए होती है, लेकिन अब हम इस चीज को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना कि देश में क्या चीज ज्यादा है, क्या ज्यादा है शाइनी? क्या ज्यादा है? मैं कह रहा हूं अगर ये जो एक जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ गई है, लेकिन हम एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जीडीपी ग्रोथ अगर जो बढ़ रही है देश में, इसके साथ साथ एक और चीज पे ध्यान देने की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा तादाद में है, क्या? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन से पहले कहो सेक्स, इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। घर घर जाके क्या शाइनी सेक्स बंद करा दोगे लोगों का कि थोड़ा सा कम करिए प्लीज यार, बहुत आबादी बढ़ रही है, और फिर आप देख लो जॉबलेस ग्रोथ के शिकार हो जाओगे फिर आप। इन इंडिया बिटवीन 1951 एंड 2000, ठीक है, जब एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो बढ़ी 3.6% से लेकर लगभग 8% तक। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंकड़े हैं। तो मतलब 3.6% से होते होते ग्रोथ जो है हमारी वो 8% पे पहुंच गई। लेकिन इस दौरान जो रोजगार था हमारे देश में उसके अगर आंकड़ों की बात करें, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो गिर गया, 1.5% चल रहा था और 1% पे आ गया। अर्पित, इसका बिल्कुल भी हल्का सा भी पॉइंट वाइज भी गिरना, जैसे जैसे साल आगे बढ़ते चले जाए, ये लगभग कितना साल है 51 से 2000, कितने साल हो गए बताओ? 50 साल तो हो गए। 50 सालों के अंदर 0.5% गिर गई है एम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये अच्छी बात है अर्पित? क्यों नहीं अच्छी बात है? क्योंकि जनसंख्या इस टाइम पर बढ़ी है कि गिरी है? बढ़ी है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के अंदर शाइनी हमें रोजगार अवसर देने होते हैं कि छीनने होते हैं? देने होते हैं। और वो रोजगार अवसर कैसे, कि मशीन ज्यादा ला दो या फिर लोगों को प्रमोट करो, लोगों को जॉब दो, लोगों को जॉब दो। मतलब आप मतलब समझ रहे हो ना, कैपिटल इंटेंसिव नहीं होना, लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव नहीं होना चाहिए। राइट? और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होता है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन। हाँ, टेक्नोलॉजी, हाँ मैं बताता हूँ, अभी उसके बारे में बात करते हैं, अभी तो बहुत लंबा टॉपिक है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो क्या कहते हैं, जब भी ये ग्रोथ होती है तो इसको हम लोग कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं, कि ये चीज़ मशीन्स के थ्रू ज़्यादा ये लेबर इंटेंसिव को वो करना। अब जैसा कि, और इसकी वजह से एक जो फिनोमेना होता है वही होता है जॉबलेस ग्रोथ का। ये सारे आंकड़े और ये सारे आर्गुमेंट्स आपको पेश करने पड़ेंगे ये लिखते हुए। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, हमें अगर, एक तो हम 200 साल गुलाम रहे, उसके बाद फिर जब सेकंड 5 ईयर प्लान जब आया था, जब हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे फोकस करा गया, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी होनी चाहिए। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर जल्दी होनी चाहिए तो टेक्नोलॉजी अपने आप होगी कि नहीं होगी, बताओ जरा? और फिर ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट ना दो नाव में साथ में सवारी करने वाला है। क्योंकि अर्पित एक बार बताओ ना, टेक्नोलॉजी को भी नहीं हम छोड़ नहीं सकते, और बढ़ती हुई जनसंख्या ये हमने थोड़ी ना करा है।
शाइनी तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बताओ तो तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन है क्या इस देश की जनसंख्या को बढ़ाने का? कैरी नो सर। हर पे तुम्हारा है, पूरा नोएडा तुमने बनाया है, जितनी आबादी दिख रही है। नहीं ना। तो बात बात यहां पर ही आके अटक जाती है। सोच के देखो लॉजिकली, जोक्स अपार्ट, कि यहां पर टेक्नोलॉजी को हम इग्नोर कर नहीं सकते, बताओ कर सकते हैं क्या? और पूरी तरीके से क्या लेबर इंटेंसिव भी इंडस्ट्रीज कर नहीं सकते, क्योंकि इतना पैसा इंडस्ट्रीज लाएगी कैसे, बताओ? अपना प्रॉफिट मेकिंग के बारे में भी तो सोचते हैं, और यही इसी चीज के लिए तो कैपिटलिज्म है हमारे देश के अंदर। कैपिटलिज्म कभी सोसाइटल वेलफेयर के बारे में सोचता है या प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचता है? प्रॉफिट मेकिंग के बारे में। यहां तक बात समझ में आई? ये चीज को मेंटेन करना भी, देखो इस चीज को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन मेंटेन करना मुश्किल है कि नहीं है, बताओ? है ना? तो जॉबलेस ग्रोथ ना चाहते हुए भी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ? अब जॉबलेस ग्रोथ, मुझे एक बात बताओ, ये कहां की बात हो रही है? कौन सी कंट्री की बात हो रही है जॉबलेस ग्रोथ की? इंडिया की हो रही है। लेकिन ये फंडा ना, यूरोपियन प्लस एशियन कंट्रीज दोनों के साथ विटनेस हुआ है। इसलिए मैंने आपको छूटते ही बोला, ये G7 या किसी के ग्रुप ऑफ जो होता है ना, उसकी एक मीटिंग में ये वाली चीज डिस्कस हुई थी। सॉरी, याद आ गया, ये वाला फंडा G20 में डिस्कस हुआ था। उस साल के, अब बहुत पुराने हो गए क्योंकि 2016-17 के करंट अफेयर मेरे, लेकिन हाँ G20 में डिस्कस हुआ था ये। तब उन्होंने बात करी थी मेजर इकोनॉमीज की, कि यूरोपियन एशियन कंट्रीज के अंदर एक फिनोमेना विटनेस करा जा रहा है जिसको नाम दिया गया जॉबलेस ग्रोथ का। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी? इट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ टू ग्रोथ इन वैल्यू एडेड। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो हो रही है वो तो चलो दिख रहा है, लेकिन जो ग्रोथ है इन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन आप जानते हो क्या है? ये वैल्यू एडेड क्या है? नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। क्या होता है वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड ग्रोथ? मेजर गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, और वो चीज हमेशा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, कमिंग ईयर ज्यादा होनी चाहिए। नेशनल इनकम जो हम प्रोडक्शन मेथड से निकालते हैं, प्रोडक्शन मेथड यही तो कहता है ना कि जो आइटम्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रीवियस ईयर जो प्रोड्यूस हुए थे, कमिंग ईयर के अंदर वो ज्यादा होने चाहिए, राइट? है ना? तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ टू ग्रोथ इन वैल्यू एडेड। ये डिक्लाइन हुआ है प्रोग्रेसिवली ओवर टाइम इन अक्रॉस सेक्टर्स। यानी कि जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है, जितने लोगों को रोजगार मिल रहा हुआ है पूरे देश के अंदर, उसको अगर हम लोग देखिए कि जितने लोग रोजगार थे उतना वैल्यू एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका रेशियो फेवरेबल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? थोड़ा सा आपको ये चीज दिक्कत दे रहा होगा, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक दे मतलब एक साल में, मान लो चलो ठीक है, एक साल में 2 करोड़ 2 करोड़ चिप्स के पैकेट प्रोड्यूस हुए हैं, समझना ठीक है, जिनको 2000 वर्कर्स ने प्रोड्यूस करा है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगले साल 4 करोड़ चिप्स के पैकेट प्रोड्यूस हो रहे हैं एनुअल बेसिस पर, अगले साल से, मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि डबल हो गया, तो वर्कर कितने होने चाहिए हम यहां पर? जनरली ऐसा कह दूं मैं, 4000 3000 तो चलो ठीक है, कि एटलीस्ट 2000 से ज्यादा होने चाहिए, बताओ इतना तो कह दूं, राइट? यहां पर देखा गया है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है एज कंपेयर टू ग्रोथ इन वैल्यू एडेड, यानी कि ये जो चिप्स है ना, ये जो प्रोड्यूस हुए हैं, चिप्स हमें कैसे दिख रहे हैं? 2 से 4 करोड़, बड़ा ये आंकड़ा बड़ा है कि गिरा है चिप्स की प्रोडक्शन का? बड़ा है ना? ग्रोथ इन वैल्यू एडेड मतलब इकोनॉमी के अंदर जितना गुड्स वैल्यू वैल्यू के तौर पर ऐड हुए हैं, ये बड़े हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है ना,
वो गिर गई है। इसका जो रेशियो है ना, इसके रेशियो को, कि जब भी कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर, और प्रोड्यूस दो सेंस के अंदर होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोड्यूस करने वाले जनरली होने कौन चाहिए, जनरली बता दो मुझे जरा, लोग के मशीन्स? लोग, इनकी संख्या कम हो रही है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रही है। अगर लोगों की संख्या कम हो रही है और गुड्स फिर भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये चीज क्या शो कर रहा है कि लोग साइड होकर क्या चीज, गुड्स प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं, किसकी वजह से? मशीन्स की वजह से हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से। जब हम इसके रेशियो को निकालते हैं ना, कितना आइटम प्रोड्यूस हुआ और कितने लोगों ने प्रोड्यूस करा, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। मैंने क्या बोला? कितने लोगों ने प्रोड्यूस करा, ना कि कितनी मशीन ने प्रोड्यूस करा, क्योंकि मशीन कभी एम्प्लॉयड नहीं होती, लोग ही एम्प्लॉयड होते हैं। मतलब अभी तो दुनिया की डेफिनेशन यही है, आगे पता नहीं क्या बन जाए। राइट अर्पित, शाइनी, इतने तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये चीज जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, ये रेशियो फेवरेबल होना चाहिए कि अनफेवरेबल होना चाहिए? यानी कि अगर प्रोडक्शन ये बढ़ रही है, 2 करोड़ से 4 करोड़ अगर देश में चिप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पिछले 1 साल में, तो उनको बनाने वालों की संख्या एटलीस्ट 2000 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए ना, 2000 से कम तो नहीं होनी चाहिए ना। तो ये फेवरेबल कैसा होना चाहिए? अगर प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो मैन पावर उसके साथ बढ़े कि गिर जाए? बताओ। एक मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं, ए और एक है ये बी, कौन सी ज्यादा फेवरेबल है, ए के बी? बी, दोनों बढ़ती हुए देखें। लेकिन और इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। इनका जो रेशियो है, इट हैज डिक्लाइंड प्रोग्रेसिवली ओवर टाइम एंड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स क्यों? सर्विसेज भी बड़ी सारी मशीन और टेक्नोलॉजी करने लगी हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में तो मशीन बहुत ज्यादा है ही। लेकिन फिर भी एक चीज और है, देखो, आप ये कहोगे, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं, आप ये कहोगे सर, जो प्रीवियस लेक्चर में आपने बात करी थी कि सेकेंडरी सेक्टर अगर मशीन अगर यहां पर है इतना ज्यादा, तो फिर भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता जीडीपी ग्रोथ के अंदर, इतना ज्यादा तो फिर भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। तो यानी कि एक चीज देख रहे हो शाइनी, हम कितने सारे ट्रैप में फंसे हुए हैं। अगर लेबर को अगर हम लोग साइड करके टेक्नोलॉजी को लेकर भी आ रहे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो फिर रॉकेट बन जाए एकदम से। लेकिन एक्चुअली उसके उसके पीछे रियल साइंटिफिक रीजन पता है क्या है? वो अभी अभी आना शुरू हुआ है एक्चुअली, क्योंकि मशीन्स के ऊपर भी हम जो मशीन सोचते हैं ना, वो हमारे लिए सिर्फ 1-2 करोड़ रुपए की होती है, लेकिन अब कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में इधर उधर तितर बितर होकर फैली हुई हैं, वो सिर्फ एक मशीन की इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करेंगे 2 करोड़ की। बताओ पे, अगर उन्होंने सोच ही लिया कि मैन पावर को हमें रिप्लेस करना है कि नहीं? और फिर मशीन्स के भी बड़े सारे काम आ जाते हैं, मशीन्स भी खराब होती हैं, और उसकी वजह से जो कॉस्ट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम में क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद एक चीज मिटाकर मैं आपको और दिखा देता हूं, यहां पर ये लाइन और देखना। ये पहले समझ में आ गया एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये डिक्लाइन हुई है, कैसे हुई है आंकड़े देखते हैं। 1972 टू 73 से लेकर 1983 तक, ऑलमोस्ट एक डिकेड मान लो, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो थी इट वाज 0.52%। ठीक है, यानी कि कितने कितने आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसके लिहाज से जो प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है, क्या रोजगार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके रेशियो को इस आंकड़ा दिया गया, ये वाला 0.52%। अब ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अगले 10 साल के अंदर, सोच के देखो अर्पित जरा, अगले 10 साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम हो गई, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की संख्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर, प्रोड्यूस करने वालों की संख्या गिरती चली जा रही है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? 10 साल के अंदर, एक डिकेड के अंदर, शनि बताओ, एक डिकेड कितना ज्यादा होता है? यानी कि अगले एक डिकेड के अंदर जब जनसंख्या बढ़ी, तो उनके लिए रोजगार अवसर ज्यादा होने चाहिए थे कि कम होने चाहिए थे? लेकिन हुआ क्या? कम हो गए। और सोने पे सुहागा देखो, ऑलमोस्ट 50% पर पहुंच गए, 0.29% हो गए ड्यूरिंग 1993 टू 1994 टू 2004 टू 5। 2004-5 से लेकर 2011-12 तक एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी और कम हो गई,
टू जस्ट 0.04%, एंड ऑलमोस्ट ये जीरो पर पहुंच गई। अब आपको एक थोड़ा सा आंकड़ा बहुत शॉकिंग लगा होगा, 0.52 से जीरो पे पहुंच गई, मतलब सर 1973 से लेकर 2013 तक ऐसा हो गया। तो देखो यहां पर अब देश में हमारे जितना भी माल प्रोड्यूस होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में, ये देखा जा रहा है कि उतने लोग उसको प्रोड्यूस नहीं करते जितनी अब आबादी हो चुकी है उस डिकेड से लेकर इस डिकेड तक। और ये चीज बिल्कुल सामने शो नहीं करती है। हमारे देश में इस टाइम पर इलेक्शंस का या सरकारी एग्जाम को लेकर या जो धरना प्रदर्शन जो यूथ का चलता है, सबसे बड़ा मुद्दा उसमें क्या है बताओ? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। हमने बात करी थी इस चैप्टर में काफी ज्यादा इसके बारे में। जैद मुझे एक बात बताओ, पढ़ाई लिखाई में अच्छा खासा एक 12वीं या कॉलेज पास आउट कोई भी एक लड़का या लड़की है, उनके अंदर वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई ये कह सकता है शॉर्ट शॉर्ट तरीके से कि हम ग्रेजुएशन हमने कर ली है, एमए कर ली है, एमफिल कर ली, तो हमें जॉब लगी जाएगी इतने हजारों की या लाखों की? कोई गारंटी नहीं है ना। बेस्ट होती है इसलिए तमिलनाडु एनसीईआरटी शाइनी है ना, वो बचपन से प्रिपेयर करवा रहे हैं 6th क्लास से, बेटा यूपीएससी के अलावा कहीं सोचना ही नहीं है, नो सेकंड ऑप्शन। और कैसे नहीं निकलता, आज से प्रिपेयर करोगे तो आज से 15 साल बाद जाके कैसे नहीं निकलेगा, जब आपको सारी की सारी एशियन मेडिवल ये जोग्राफी प्लेट ये कहते हैं प्लेट्यूज माउंटेन सब याद हो जाएंगे तो। इन एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा गिरी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एंड हैज़ इवन टर्न नेगेटिव, नेगेटिव भी हो गई बिटवीन 2004-5 टू 2011-12। 0.46% हुआ करती थी 1973 में, 1983 में, और अभी -0.42% हो गई है। 1% पूरी पूरी गिर गई और माइनस में पहुंच गई है। दिस हैज अकर्ड एज वी हैव रिलाइड मोर एंड मोर ऑन लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ, जो ऊपर पूरा का पूरा जो गार्बेज दिख रहा है ना आपको, ये सब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। मतलब राइटर आपसे ये कह रहे हैं यहाँ पर 100 बातों की एक बात, ये जॉबलेस ग्रोथ फलाना डिकमा जो भी है, ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी उसका पॉजिटिव से बिल्कुल गिर जाना और एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव से होते होते सिर्फ गिरना नहीं नेगेटिव हो जाना, ये सब कुछ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की वजह से, उसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से हुआ है। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी ने अब अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है लेबर को बचाने वाली टेक्नोलॉजी के। लेबर को हमें सैलरी नहीं देनी है, हमें दिहाड़ी नहीं देनी है, हमें उनकी मजदूरी नहीं देनी है। अब हमें करना क्या है कि उनको पैसा नहीं देना उनकी मजदूरी के लिए, अब हमें करना क्या है कि हमें मशीन्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इकोनॉमी है अब क्या होने लगा है, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप जो है, उसका रंग रूप जो है, इट लैक्स सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल, और हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब डिपेंड है। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म जब हमारे देश में आए थे, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी रिफॉर्म्स कुछ भी कह लो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ये हमने जो अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोले, तो आपको याद होगा शायद हमने कोई खुश होकर नहीं खरीदे खोले ये दरवाजे, हमें फोर्स करा गया था आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि अगर हम जो लोन देने इसके साथ साथ आपको अपने इकोनॉमी के अंदर लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन के मामले में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जो है ना। तो यही चीज़ हुई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जो इंडिया आती है, ये जनरली लिंक्ड है एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी से। यानी कि कैसे, जो एमएनसीज वगैरह ये जितनी बाहर आती है, एमएनसीज कोई लोकल कंपनी तो होती नहीं है, एमएनसी का नाम ही यही होता है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो अरविंद मुझे एक बात बताओ, ये बाहर से आई हुई कंपनीज होती हैं, तो ये अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर आती हैं। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, इसको अगर ज़्यादा दिमाग में प्रेशर से याद नहीं करना है, आप सिंपल सा ये लिख दो, जो मैकडोनल्ड्स है इसके अंदर जो बर्गर वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं, या फिर केएफसी के अंदर जो करके जो अंदर उनकी मशीनें लगी रहती हैं, शायनी आपने देखा होगा, तो वो फटाफट बर्गर और वो फ्रेंच फ्राइज जो है इलेक्ट्रिक मोड में बनते चले जा रहे हैं अपने आप ही। मतलब रेड लाइट जल जा रही है, ग्रीन लाइट जल जा रही है। अब ये कोई हिंदुस्तानियों ने थोड़ी ना लगाई है, ये प्लान तो सारा का सारा वहां से, जो ये जो एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी है, ये तो बाहर से ही आई है ना, क्योंकि मैकडोनल्ड हमारी तो है नहीं। ये केएफसी की बात कर लो, है कि नहीं। और इसकी वजह से कम लेबर को यूज करने लगी हैं वो लोग एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की वजह से इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एज अ रिजल्ट वी फाइंड द अकरेंस ऑफ बेटर जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ तो बहुत बढ़िया हो गई है, लेकिन
सफिशिएंट ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई है एम्प्लॉयमेंट में, बढ़नी साथ साथ चाहिए कि अगर ये एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है ये भी ऊपर बढ़े, और ये जीडीपी का ग्राफ है तो ये भी ऊपर बढ़े। हुआ क्या है कि जीडीपी का ग्राफ तो ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके साथ अगर एम्प्लॉयमेंट के ग्राफ की बात करें, या तो उसकी शेप ऐसी हो चुकी है वो साइडवेज जा रहा है, या तो वो ऐसे जाते जाते अब ये नीचे झुकता चला जा रहा है, नेगेटिव में जाता जा रहा है। अब क्योंकि बात ये भी आती है कंक्लूजन में कि हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना जो हमने रिलायंस मेंटेन कर रखा है, रिलायंस मतलब यहाँ पर कंपनी की बात नहीं हो रही है, डिपेंडेंसी की बात हो रही है। अब इसको करंट सिनेरियो के हिसाब से हम लोग मिनिमाइज तो कर नहीं सकते अर्पित। अब सारे के सारे एमएनसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लोग वाइंड अप करके तो भेज नहीं सकते, क्योंकि शायनी ये तो नई रियलिटी है ना कि हमने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे दूसरी कंट्रीज के लिए खोल दिए हैं, और वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो अलाउ करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे भी बड़े सारे इंडियंस बाहर उनके रह रहे हैं जो कि हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं, और जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। तो ये तो टू वे प्रोसेस है ना, प्यार एक तरफा नहीं है ना, दोनों तरफे का प्यार है ये तो बताओ हम क्या बैन कर देंगे उनको? तो ये जो करेक्शन है ना जॉबलेस ग्रोथ की, ये एक एक्चुअली देखो हर चीज जगह पर एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन या कोई ना कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करे जाते हैं। हम सॉल्यूशन इसके बना सकते हैं जितने हमें आए, लेकिन बात यही है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है घुमा फिरा कि अगर इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करें तो बताओ है कि नहीं है? क्योंकि बात घुमा फिरा की यहीं आ जाती है। अर्पित जैद एक बात बताओ कि ये जो बंदे हैं, लोग कंपनी को कैसे फोर्स करें हम लोग के जबरदस्ती इनको रोजगार दे दो, और कंपनी को ये भी नहीं बोल सकते कि फिर तुम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल जीरो कर दो, इसको यूज ही मत करो, क्योंकि फिर बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ओवरऑल अर्पित सारे कंपनी का स्ट्रक्चर मिला के ही हमारी इंडियन इकोनॉमी की दिशा और दशा है कि नहीं? और सरकार अगर ऐसा नहीं है कि जब ये सरकार टेक्नोलॉजी को अलाउ कर रही थी तो सरकार इसके नेगेटिव जो रिपरकशंस है इससे क्या रूबरू नहीं थी क्या सरकार, बताओ जरा? लेकिन सरकार क्या खुद भी चाहती है क्या ये वाला काम करना, बताओ? अगर होता तो बैन ना कर देते। और अब जो क्योंकि स्टार्ट हो गई ये प्रक्रिया, क्या आसान है बैन करना? तो बताओ आप लोग, समझ में आया ये? कोई भी डाउट? हम्म। एक बात और करते हैं, बात करते हैं बेवरेज कर्व या फिर यूवी कर्व की, ठीक है? इसको यूवी कर्व भी बोलते हैं। यूवी का मतलब शायद यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट नहीं है, ठीक है? हाँ। तो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या दिखाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? जब भी कोई चीज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो अर्पित हमें ये चीज़ समझनी चाहिए ना जैन, कि उसके दो पहलू तो होते हैं। कोई भी चीज़ ग्राफ पे जब कोड होती है तो उसका एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस होता है, राइट? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये रिलेशनशिप को दर्शाता है। बेरोजगारी का रेट कितना है जिसको एक्स एक्सेस पे कोड करा जाता है, और जॉब वैकेंसी रेट कितना है जिसको वाई एक्सेस पे कोड करा जाता है। ये जो कर्व है ये एक हाइपरबोलिक शेप कर्व होता है और ये डाउनवर्ड स्लोप करता है कुछ ऐसे, ठीक है? ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? यानी कि यहां पर अगर वैकेंसी रेट जो है ये अगर यहां पर देखने को मिल रहा है तो उतना ही ज्यादा हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा। दिस इज बिकॉज हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली तब अगर करती है जब वैकेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसको हटाते हैं, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। ये जो हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, ठीक है, इट अकर्स विद लोअर रेट ऑफ वैकेंसी एंड वाइस वर्सा, जब भी वैकेंसीज इकोनॉमी के अंदर जब कम होंगी, ठीक है? इस ये कौन आपको क्या याद आ रहा है ये टॉपिक पढ़ते हुए? क्या याद आ रहा है आपको पढ़ते हुए ये टॉपिक? नहीं नहीं नहीं, लॉरेंस कब नहीं, यूपीएससी नहीं याद आ रहा, सीटें, ठीक है? इट अकर्स विद लोअर रेट ऑफ वैकेंसीज एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात और होती है रिसेशनरी पीरियड की, यानी कि जब ये ग्राफ बनाया जाता है तो उसके अंदर रिसेशन की भी बात होती है।
रिसेशनरी पीरियड जो है इट इज इंडिकेटेड बाय दैट पॉइंट ऑन द कर्व जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई रेट का होता है और जॉब वैकेंसी रेट जो होता है वो कम होता है, तो इसको कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, जॉब वैकेंसी है नहीं, इसको कहते हैं रिसेशनरी पीरियड। एंड इससे बेस्ट एग्जांपल हो नहीं सकता देसी बॉयज मूवी के अंदर जब जो जॉन अब्राहम के साथ होता है, देखी होगी यार पे आपने, ज़्यादा आपने शाइनी, ठीक है, शाइनी पिक्चरें देखा करो, अच्छी देखा करो, एडल्ट कंटेंट मत देखा करो हमेशा, ठीक है, हाँ नहीं तो पिक्चरें देखा करो अच्छी, क्योंकि पिक्चरों से यूपीएससी क्लियर हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये एक बात और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हमने वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करा था। दिस इज द शेप ऑफ हाइपरबोलिक कर्व। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रही है कि सर ये कर्व तो दिखा दो एक बारी, अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं, ये ठीक है, ऐसे डिनोट होता है ये। हमें उससे कंसर्न नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर आप इकोनॉमिक्स पहले लेक्चर से अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको साफ तरीके से बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी बात या कोई भी स्ट्रक्चर जैसे ग्राफ्स वगैरह ये जो कर्व्स होते हैं दे आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमें उससे कंसर्न नहीं रहना है बिल्कुल भी। सबसे पहले तो दोस्तों ये याद रखना है, जो यूवीएस को बोला जा रहा है ना, तो ये ऐसे ही होता है वैसे तो, ये ऐसा या फिर ये ऐसा, ठीक है, एक बारी देखने की कोशिश करते हैं इसे। ये चीज़ अलग अलग फॉर्म की होती है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस इकॉनमी का कैसा स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी है या फिर वो इकॉनमी क्या कहते हैं सोशलिस्ट इकॉनमी है या फिर मिक्स्ड इकॉनमी है, वो लीस्ट डेवलप कंट्री है, वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उसके लिहाज से वो चीज़ ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। अगेन इट इज़ अ वी एन यू शिफ्ट कर्व, वो वाली बात होती है बोलने की, जैसे हमने एक ग्राफ्स देखे थे, आपको याद होगा के शेप एल शेप, वो वाला एक डिस्कशन जो हमने करी थी, तो कुछ ऐसे ही है। अगर आपको परफेक्ट वे में ये देखना है दोस्तों तो उसका ये है आपके सामने एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बोला था यहाँ पर कि इट हाइपरबोलिक शेप का है, स्लोप डाउनवर्ड्स, हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब भी होगा इट नॉर्मली अकर्स विथ लोअर रेट ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज का ग्राफ हमने कहाँ पर कोट करा था, एक्स एक्सेस पर, और अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी वाई एक्सेस पर, और अनएम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सेस पर। नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ वैकेंसी रेट है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी बेरोजगारी का रेट जो है वो ज़्यादा होगा, वो उसके साथ मैच करेगा बिल्कुल जब वैकेंसी का रेट बिल्कुल कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैकेंसी जब नीचे गिरती हुई दिख रही है कि वैकेंसी कम होती चली जा रही है, तो नीचे अगर आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। यहाँ से वैकेंसी कम हो गई, यहाँ पर आकर यहाँ देखो इधर 1.5% पहुँच गई है लगभग आसपास। जब ये वैकेंसी 3.5% थी, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट 4% थी। लेकिन वैकेंसी जब ये 1.5% पर, यहाँ माउस दिख रहा है ना, ये 1.5% पर जब ये इधर पहुँच गई, ठीक है, तो उसके बाद देखो 9.5% पर पहुँच गई बेरोजगारी। समझ गए ना इसे? कोई बात नहीं, नहीं समझे तो अभी बता देता हूँ मैं आपको। इस पर पेन नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि इसको पहले सेव कर लेते हैं ज़रा। एक बार के लिए समझा देता हूँ ताकि आपके लिए टेक्निकल ना हो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पिक्चर्स, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल सी एक बात है, कंसेप्ट देखो हमें सारी समझनी चाहिए, हमें कुछ छोड़ना नहीं चाहिए कि जस्ट बिकॉज ये कोई चीज़ काम की नहीं है तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई चीज़ काम की नहीं है। देखो ये है एक बेवरेज कर्व,
या फिर हम इसको सिंपली यू शेप वी शेप कर्व भी कहते हैं, यूवी कर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये है क्या, क्यों कहते हैं इसको, देखो जनरली इसके बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं कि एक तो ये ऐसा है, ठीक है, या फिर ये कभी कभार ऐसा भी बनता है, ये सीधा कर। हमें उसकी शेप से मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है कि यहां पर नीचे आपको एक्स एक्सेस पर मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वाई एक्सिस पर मिलेगा आपको वैकेंसी रेट। प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं, आराम से समझने की कोशिश करो। ये है हमारा वाई एक्सिस और इस साइड है हमारा एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो अपने टेक्स्ट को देखते हैं एक बारी। हमारी नितिन सिंघानिया की बुक क्या बोल रही है, जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा होगा तो वैकेंसी कम होगी। रियल लाइफ की बात भी यही होती है, ठीक है, कि यूपीएससी में सबके सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है वहाँ पर, और वाइसी वर्सा क्या कि बेरोजगारी कम हो जाएगी जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई कि हमें जब बेरोजगारी तब ज़्यादा होगी जब वैकेंसी बहुत कम है। अब ये चीज़ इस पर यहाँ पर देखते हैं। नीचे वाला जो कर्व है वो बेरोजगारी का है और वाई एक्सेस जो है वो आपको डिनोट कर रहा है कि वैकेंसी कितनी है। जब वैकेंसी मान लो कि लगभग इस पॉइंट पे है, ये लगभग 3.5% है, इसको परसेंट के टर्म्स में मान लेते हैं। जब वैकेंसी यहां पर है तो जो बेरोजगारी है वो 4% के आसपास है, 4% से कम है, ठीक है। लेकिन जब वैकेंसी गिरते 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 यहां तक पहुंच गई, लगभग 1.5% पे, इसको मिटा देता हूं मैं, लगभग 1.5% पे, तो उसके साथ हुआ क्या, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बढ़ गई लगभग 9.5% पे। तो ये जैसे जैसे ये जो ग्राफ है ये गिरता चला जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। जर्नली ऐसा देखा जाता है, जर्नली, ठीक है। अब मैं जर्नली क्यों बोल रहा हूं अर्पित, वो याद है कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। कहीं कहीं लोगों को तो ये लगता है कि घर पे बैठने का ही फिर ज़्यादा फायदा है उसमें, वो करके क्या करना। तो ये एक छोटा सा कव है बेवरेज का, ये मैंने आपको इसलिए बनाकर दिखाया ऐसे करके, मैं वहाँ पर भी निपटा सकता था कि छोटे से छोटा अगर ऐसे कव है, अगर आप उसे, आपके पास टाइम है या कुछ भी करके, अगर आप स्टेट पीएससी चाहे वो करके, अगर आप ड्रॉ करके सिर्फ इतनी सी बात प्रूव कर आ जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिखना है आपको, आपको वैकेंसी रेट लिखना है आपको, यहाँ एक्स एक्सेस प्लॉट करनी है आपको, यहाँ पर वाई एक्सेस प्लॉट करनी है और एक्स एक्सेस प्लॉट करनी है। उसके बाद बस आपको ये चीज़ दिखानी है कि जैसे जैसे जो वैकेंसी है जब वो यहाँ पर है और जब वो यहाँ पर है, तो जब वैकेंसी यहाँ पर है तो अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको मैं पर्पल कलर से ड्रॉ करता हूँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट वो लगभग 4% है। लेकिन जब वैकेंसी यहाँ पहुँची इधर इस पॉइंट पर, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, 9.5% पहुँच गया। आप ऐसी चीज़ करके ड्रॉ कर आ सकते हो। एंड ये है कि हाइपरबोलिक का भी करके ये स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड, ये ऐसे, ठीक है। छोड़ो उसको, हमारे किसी, बस इतना जितना जानना था उतना जान लिया, डिलीट। समझ में आए अच्छे थे? बताओ, कोई दिक्कत है? फिर से कुछ समझना है किसी को? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।